दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं 10th क्लास के ऑब्जेक्टिव पार्ट्स पे। मतलब आजकल एग्ज़ाम ने एक ऐसा पैटर्न लागू किया है जिसके अंदर वो 30 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को देती है। वन लाइनर में दे दिया या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दे दिया या फिर ब्लैंक आप लोग का जो स्थान है उसके रूप में दे दिया। तो ऑब्जेक्टिव पार्ट्स मतलब बड़े क्वेश्चन सारे के सारे बच्चे सही करने वाले हैं। अगर किसी बच्चे के 100 नंबर से 1-2 नंबर कम आते हैं तो उसका एकमात्र रीज़न रहेगा इस वर्ष कि वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों में कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहा है। और ऑब्जेक्टिव पार्ट्स तभी अच्छा होता है किसी बच्चे का तब वो बच्चे का बेसिक सॉलिड हो, प्रश्नावली का फॉर्मेशन उसका अच्छा होना चाहिए। तो आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के बारे में बात करने वाले हैं। प्रश्नावली फर्स्ट, एक्सरसाइज फर्स्ट के बेसिक के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं और बड़ा अच्छे इंटरेस्ट तरीके से आप लोग को मैं समझाने वाला हूँ। पहला, आप लोग की जो प्रश्नावली है वो आधारित है, रियल नंबर जो प्रश्नावली आधारित है वो पूरी की पूरी यूक्लिड विभाजन थ्योरम पर आधारित है। ये यूक्लिड जो है एक यूनानी वैज्ञानिक थे और यूक्लिड ने सबसे पहले किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों का कॉम्बिनेशन, धनात्मक पूर्णांकों का डिजिबल यानी भाग के बारे में हमको अच्छी तरीके से समझाया था। और क्या बोला था, तो आइए दोस्तों देखते हैं हम लोग आज यूक्लिड विभाजन थ्योरम को कि ये क्या कहती है। ये बड़ी रहस्यमय वैज्ञानिक रहे यूक्लिड। क्यों रहे? क्योंकि इनके बारे में हम लोग को ज़्यादा पता भी नहीं है और इनका जन्म के बारे में सिर्फ पता है कि भाई इनका जन्म है वो सन 500 BC के पहले हुआ था, 500 ईसा पूर्व पहले इनका जन्म हुआ था। और इन्होंने समतलीय ज्यामितियों के निरूपण के लिए अपने कुछ सिद्धांत दिए थे। इन्हीं सिद्धांतों को बाद में आगे जाकर यूक्लिड विभाजन थ्योरम के नाम से जाना गया। तो मैं ये कहता हूँ कई सारे हमारे बच्चे जो है गणित की तैयारी जिनकी पूरी हो चुकी है, सारी प्रश्नावली निकाल ली है, वो जरा प्रश्नावलियों के बेसिक फंडे पर ध्यान दें ताकि वन लाइनर क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस उनके राइट हो सके। इसी के साथ हम लोग पढ़ने वाले हैं यूक्लिड विभाजन। यूक्लिड ने सबसे पहले क्या कहा था? यूक्लिड ने सबसे पहले कहा था कि आप लोग यदि दो पूर्णांक लेते हैं, जैसे हम लोग कोई पूर्णांक लेते हैं, दो पूर्णांक लेते हैं और पूर्णांक के अंदर हम लोग a और b हम लोगों ने दो कोई संख्याएं ली या दो कोई पूर्णांक लिए, तो ये पूर्णांकों का यदि आप लोग इस b का भाग, b वाले पूर्णांक का भाग यदि आप लोग 1 के अंदर करते हो, ठीक है, b वाले पूर्णांक से a को आप लोग डिवाइड करते हो, तो आप लोग हमेशा देखते हो कि यहाँ जो आएगा वो क्यों आएगा। क्यों का मतलब क्या आएगा? यहाँ पे आएगा आप लोग का भागफल। ठीक है, जिस चीज़ का हम लोग भाग देते हैं उसे हम लोग बोलते हैं भाजक। क्या बोलते हैं? भाजक। और ये वाला जो आएगा वो आएगा हम लोग का भाज्य, जिसके अंदर भाग देते हैं वो आएगा आप लोग का भाज्य। और नीचे आप लोगों का जो आने वाला है वो यहाँ पे जो शेष बचने वाला है उसे कहते हैं हम लोग r और शेषफल कहते हैं। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बताया था बंदे ने समतलीय ज्यामितियों के बारे में। तो यहाँ पे देखते हैं कि अब इनका क्या कॉम्बिनेशन रहेगा ऐसा। तो मैं हमेशा आप लोगों से एक बात बोलता हूँ, हिंदी में बोले तो यूक्लिड विभाजन थ्योरम में आप लोग का भाज्य बराबर का भाजक, भाजक को मल्टीपल कर दीजिए आप लोग का भागफल से, भागफल और प्लस का शेषफल, शेषफल। ये आप लोग की एक सिंपल लैंग्वेज के अंदर, एक हिंदी लैंग्वेज के अंदर यूक्लिड विभाजन थ्योरम है। अब ये जो भाज्य है ना, इसको हम लोगों ने क्या लिखा है? a लिखा है। ठीक है, ये भाजक है, इसको क्या लिखा है? b लिखा है। और ये आप लोग का भागफल है, इसको क्या लिखा है? q। और प्लस शेषफल को क्या लिखा है? r। तो यही क्या कहलाई है आगे चल के यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या यूक्लिड विभाजन थ्योरम के नाम से इसको जाना गया ना। अब यहाँ पे देखते हैं आर की क्या कंडीशन है। आर के ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज कार्य करती है। ये प्रॉपर्टीज आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली बहुत, और यहाँ से क्वेश्चंस पे बनने वाला है। मैं आप लोगों से कहता हूँ इस आर का जो मान है वो हमेशा जिसका भाग लगा रहे हैं उससे क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। मतलब मैं कंडीशन कहता हूँ कि ये आर की वैल्यू है ना, या 0 के बराबर भी हो सकती है, 0 के बराबर भी हो सकती है, ये लो 0 के बराबर हो सकती है, और 0 से बड़ी भी हो सकती है। ठीक है, 0 से बड़ी हो सकती है, मतलब r का मान 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। लेकिन ध्यान रखें, लेकिन b से छोटा होना चाहिए, भाजक से छोटा होना चाहिए। किससे? भाजक से छोटा होना चाहिए हमेशा। किसकी वैल्यू? तो हम लोग कहेंगे ये जो आप लोग का जो शेषफल है ना, इसकी वैल्यू भाजक से क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। मतलब मैं ये कहता हूँ कि इसकी वैल्यू जो है वो भाजक से कम होनी चाहिए, भाजक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पे आप लोग क्या लिखने वाले हो? यहाँ पे आप लोग b लिखने वाले हो, b, यानी b से हमेशा इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। इस बात का थोड़ा सा इम्पोर्टेंट आप लोग को ध्यान रखना है। मतलब मैं आप लोगों से ये कहता हूँ कि जैसे बेटा आप लोगों ने कोई संख्या ली, जैसे 15 कोई संख्या ली, और इसके अंदर आप लोगों ने अगर 2 का डिवाइड किया तो आप लोग जानते हो
कि 7 बार जाएगा, ये आ जाएगा आप लोग का 14, शेषफल आप लोग का 1 बच रहा है। ये जो आप लोग का r की वैल्यू है, ये हमेशा इस b आप लोग की वैल्यू है, इससे क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। मतलब मैं ये कहूँ कि b की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए और r की वैल्यू छोटी होनी चाहिए। अगर ये वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी, मतलब इसके बराबर अगर यहाँ पे 2 होता तो फिर एक बार डिवाइड और हो जाता। मतलब इससे 0, r की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। आप कहोगे सर लेकिन कितनी भी हो सकती है r की वैल्यू, लेकिन हमेशा हमेशा जिस संख्या का आप लोग भाग दे रहे हो उससे कम होनी चाहिए। ये यूक्लिड विभाजन ने बताया था, ठीक है, ये यूक्लिड ने बताया था। तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, इसके बारे में आप लोग को अच्छे तरीके से समझना है। तो अब आप लोग यूक्लिड विभाजन थ्योरम के बारे में क्या लिखोगे कि क्या है, a बराबर का BQ प्लस r। यहाँ पे यूक्लिड विभाजन थ्योरम है जहाँ पे r की वैल्यू हमेशा या तो 0 के बराबर या 0 से बड़ी होनी चाहिए, लेकिन आप लोग देखोगे इसकी वैल्यू जो है वो b से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। मतलब मैं हिंदी में लिखूँ तो ये जो होगा वो होगा आप लोग का भाजक, ठीक है, ये होगा आप लोग का शेषफल। तो आप लोग को क्या समझ में आया कि शेषफल की वैल्यू 0 हो सकती है, 0 से बड़ी हो सकती है, लेकिन हमेशा भाजक से छोटी रहेगी, भाजक से बड़ी नहीं हो पाएगी। तो ये यूक्लिड विभाजन ने कहा था और ये थ्योरम आप लोग की यूक्लिड विभाजन थ्योरम कहलाती है। चलो भाई, इसके बारे में आप लोग को अच्छे ढंग से समझ में आ भी गया। अब हम लोग नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट जो आप लोग का इम्पोर्टेंट फैक्ट रहेगा, चलो इसके साथ साथ मैं कुछ नंबर्स के बारे में और बता देता हूँ कि चलो मैं संख्याओं के बारे में बात कर लेता हूँ कि भाज्य संख्या क्या होती है ना। उसके बाद में अभाज्य संख्या क्या होती है, इनके बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। उसके बाद में सम संख्या क्या होती है, सम संख्या। उसके बाद में विषम संख्या, हम लोग फटाफट देखने वाले हैं सम संख्या और देखने वाले हैं हम लोग विषम संख्या। विषम संख्या के बाद में हम लोग देखेंगे तो परिमेय संख्या देखेंगे, परिमेय संख्या। उसके बाद में हम लोग देखेंगे तो अपरिमेय संख्या देखेंगे, अपरिमेय संख्या देखेंगे। उसके बाद में हम लोग जो है वो वास्तविक नंबर देखेंगे, वास्तविक संख्या देखेंगे, वास्तविक संख्या, क्योंकि हमारी प्रश्नावली का नाम ही वास्तविक संख्या है। तो इन मुख्य संख्याओं के बारे में। उसके बाद में हम लोग ये और देख लेते हैं कि भाई पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है। उसके बाद में देखते हैं हम लोग पूर्णांक संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या क्या होती है। इनके बारे में हम लोग बात करने वाले। इनके बारे में आप लोग से वन लाइनर क्वेश्चन पूछ सकता है। चलो सबसे पहले हम लोग देखते हैं। उसके अलावा हम लोग देख लेते हैं भाई प्राकृत संख्या क्या होती है। जैसे जैसे याद आता जाएगा वैसे वैसे मैं सारे के सारे पॉइंट्स कराता जाता हूँ, ठीक है। लेकिन आप लोग बेसिक रूल्स पे बहुत अच्छा ध्यान दें। अगर मैथ का बेसिक आप लोग का अच्छा होगा ना तो आप लोग मैथ के अंदर महारत हासिल करने वाले हो। आपको 100 नंबर मिलने वाले हैं। 100 नंबर से 1-2 कम भी चलेगा, लेकिन ध्यान रखना मैथ का बेसिक फॉर्मेट आप लोग का अच्छा होना चाहिए। अब देखोगे ये पूर्ण संख्या क्या होती है, तो आप लोग देखो बेटा पूर्ण संख्या हमेशा 0 से शुरू होती है, 0 1 2 3 4, लेकिन ये चलती है हमेशा धनात्मक, ठीक है, प्लस अनंत तक। अब पूर्णांक संख्या क्या होती है, ये जो पूर्णांक संख्या होती है ना ये 0 से शुरू होती है, 0 1 2 3 4, ये प्लस के अनंत तक भी चलती है और ये -1 -2 -3, मतलब ये माइनस के इन्फिनिटी तक भी चलती है। ऐसी संख्या जो प्लस में भी चले माइनस में भी चले क्या कहलाएगी, पूर्णांक संख्या। प्राकृत संख्या हमेशा 1 से शुरू होती है। नेचुरल नंबर जो होता है वो हमेशा 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5, और धनात्मक पक्ष के अंदर चलता है। ये आप लोग को याद रखना है, पूछ लिया जाए आप लोगों से, ठीक है, पूछ लिया जाए कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगी, तो 1। आप लोगों से पूछ लिया जाए पूर्ण संख्या के बारे में, पूर्णांक संख्या के बारे में, तो एग्जांपल्स पूछने वाले हैं। अब मैं आप लोगों से ऊपर से बात करता हूं कि इससे बात करते हैं परिमेय संख्या क्या होती है। वह संख्या जिसको p/q के रूप में लिखा जा सकता हो, लेकिन यहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये जो डोमिनेटर है, ये जो हर है, इसका मान 0 नहीं होना चाहिए, ऐसी संख्या। अब आप लोग कहोगे सर नेक्स्ट मैं कहता हूँ कि बेटा आप लोग परिमेय संख्या जो है उसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है। ये आप लोग की परिमेय संख्या होती है जो p/q के रूप में, भिन्न के रूप में लिखा जाए। लेकिन यहाँ पे जो p और q है ये सहअभाज्य पूर्णांक होने चाहिए। सहअभाज्य पूर्णांक का मतलब है कि यहाँ पे जो आप लोग जैसे 3/5 देखते हो, तो आप लोग देखते हो ये और ये वाला, मतलब इन दोनों का HCF जो होना चाहिए ना वो 1 होना चाहिए। ऐसी दो संख्याएं जिनका HCF 1 हो तो उन्हें आप लोग सहअभाज्य पूर्णांक के नाम से जानते हैं, सहअभाज्य पूर्णांक के बारे में जानते हैं। जैसे आप लोग देखोगे 3 और 5 का HCF कितना होगा, 3 व 5 का जो HCF होगा वो कितना होगा, 1 ही होगा। मतलब ये दोनों आपस में डिविजिबल नहीं है,
ना इसके अंदर किसी भी नंबर्स का भाग जा रहा है। अतः ये संख्या जो कहलाएगी वो आप लोग की क्या कहलाएगी, तो आप लोग कहोगे भिन्न में वे संख्याएं, ठीक है, जो सहभाज्य पूर्णांक रखती है वो क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। अब आप लोग अपरिमेय संख्याओं के बारे में तो हम लोग सिंपल सा कहते हैं जो संख्या परिमेय नहीं होती है अपरिमेय संख्या होती है। लेकिन सेकंड आप लोग देखोगे अंडर रूट के अंदर ये p आप लोग का क्या कहलाएगा, कोई भी संख्या हो ये संख्या आप लोग की अपरिमेय संख्या कहलाएगी। जैसे आप लोग पढ़ते हो अंडर रूट 2 एक अंडर रूट 3 या 2 प्लस का अंडर रूट 3, ये सारी की सारी अपरिमेय संख्या। रीजन्स क्या होता है कि यहाँ पे लेकिन 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 यहाँ पे जो p की वैल्यू है ना ये क्या होनी चाहिए, ये वाला जो आप लोग का अभाज्य मतलब ये जो पूर्णांक होना चाहिए ना वो आप लोग की अभाज्य संख्या का पूर्णांक होना चाहिए। ये आप लोग का अभाज्य संख्या का पूर्णांक होना चाहिए। अगर अभाज्य संख्या का पूर्णांक नहीं है तो आप लोग अभाज्य संख्या के पूर्णांक के रूप में उसको तोड़ के ही बता सकते हो कि वह एक अपरिमेय संख्या है। जब सिद्ध करना होगा आप लोग तो उसके बारे में आप लोग बात करते हैं। चलो अब हम लोग सम संख्या, ये आप लोग की 2 से अगर विभाजित कोई संख्या है तो सम होगी, और 2 से अगर डिजिबल नहीं है, 2 से विभाजित नहीं है तो आप लोग जानते हो कि ये क्या हो जाएगी, ये विषम संख्या हो जाएगी। ठीक है, 2 से विभाजित नहीं है विषम संख्या हो जाएगी। अब हम लोग देखते हैं वास्तविक संख्या। तो ये परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को हम लोग सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। जैसे मैं कोई भिन्न लिखूँ कि ये 3/2 लिख दिया, उसके बाद में मैंने 5/7 लिख दिया, उसके बाद में अंडर रूट 2 भी लिख दिया, तो ये सारा का सारा कॉम्बिनेशन देखो, ये वाली अपरिमेय संख्या, ये दोनों परिमेय संख्या, तो इन दोनों सारों का परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के समूह को हम लोग रियल नंबर के नाम से जानते हैं। आगे होगी बात, देखो भाज्य संख्या क्या होती है, जिसके सिर्फ 2 गुणन हो। एक तो आप लोग का देखो अभाज्य संख्या का सिर्फ 2 गुणन हो, एक तो स्वयं का भाग चले जाए और दूसरा बेटा 1 का भाग चले जाए, इसके अलावा कोई तीसरा गुणनखंड इसका नहीं निकल पाए तो अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। बेटा 2 के अंदर या तो 2 का भाग लगाओगे आप लोग, या फिर आप लोग 1 का भाग 2 के अंदर लगा सकते हो। तीसरी कोई संख्या नहीं है जिसके अंदर 2 से ये 2 डिवाइड हो जाए, तो आप लोग कहोगे कि 2 1 क्या है, सबसे बड़ी अभाज्य सबसे छोटी अभाज्य संख्या है ना। तो 2 आप लोग देखोगे तो जिसके अंदर सिंपल सी बात है, जिसके अंदर स्वयं का भाग चले जाए, 1 का भाग चले जाए, अन्य किसी भी तीसरी संख्या का भाग ना जाए, वो संख्या क्या कहलाती है, वो अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे हम लोग अभाज्य संख्या के अंदर देखते हैं कि 2 3 5 7 ये अभाज्य संख्या होती है। लेकिन भाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या जिसके अंदर देखो स्वयं का भाग तो जाए ही जाए, 1 का जाए, इसके अलावा कोई तीसरा भी उसका एक गुणनखंड होना चाहिए, मतलब किसी तीसरी संख्या का भी भाग उसके अंदर जाना चाहिए। जैसे देखो 4 सबसे छोटी है, तो 4 के अंदर देखो 4 का तो जाएगा ही जाएगा, 1 का जाएगा, इसके अलावा 2 का भी जाएगा, तो 3 गुणनखंड हो गए ना। 2 गुणनखंड से मतलब 2 से अधिक गुणनखंड जिन संख्याओं के होते हैं उन्हें हम लोग जो जनरली कहते हैं वो क्या कहते हैं, वो भाज्य संख्या कहते हैं या डिजिबल नंबर कहते हैं। तो ये आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि सारी संख्याओं का कॉम्बिनेशन। अगर आप लोग को ये कॉम्बिनेशन समझ में आ गया तो वेल डन, बधाई हो कि आप लोग इस प्रश्नावली के बेसिक को कुछ हद तक, ठीक है, बेसिक का एक पॉइंट अच्छे से कर पाए हो। अब हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं। हम लोग यूक्लिड विभाजन थ्योरम के बारे में अच्छी बात कर ली थी, एचसीएफ और एलसीएम के बारे में हम लोग जरा अच्छे ढंग से बात करते हैं। ये होता है आप लोग का एचसीएफ और दूसरा है आप लोग का एलसीएम। एचसीएफ जो होता है बेटा वो आप लोग की सबसे बड़ी, ठीक है, सबसे बड़ी उभयनिष्ठ गुणनखंड संख्या होती है, या उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है, उभयनिष्ठ का गुणनखंड होता है। ये जो आप लोग का सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है, ये मतलब ये उभयनिष्ठ होता है। अब यहाँ पे हम लोग एचसीएफ और एलसीएम के बारे में बात करते हैं, तो ये सबसे छोटा होता है, सबसे छोटी संख्या होती है, लेकिन ये उभयनिष्ठ नहीं होती। ठीक है, आप लोग उभयनिष्ठ संख्या को इसके अंदर उभयनिष्ठ एचसीएफ के अंदर होता है। अब मैं आप लोगों से जरा सिंपल सा एक क्वेश्चंस के बारे में बात करता हूं जो हमेशा आप लोग को दिया जाता है। और एचसीएफ सबसे अच्छी विधि एचसीएफ निकालने की जो रहेगी वो गुणनखंड विधि से तो सभी निकालते हैं, हम लोग जो यहाँ पे निकालने वाले हैं यूक्लिड विभाजन थ्योरम का भी प्रयोग करेंगे। ठीक है, उसकी सहायता से हम लोग एचसीएफ कैसे निकालते हैं, इसके अलावा भी हम लोग गुणनखंड निकालने की जो विधि है उसका प्रयोग करेंगे, आकलन विधि का भी प्रयोग करेंगे। तो हम लोग देखते जाओ, आप लोग की अच्छे ढंग से आप लोग को समझ में आना चाहिए। जैसे मैं कोई संख्या ले ली 12 और 15, हम लोगों ने कोई संख्या ले ली, तो हम लोग के पास 2 ऑप्शन हैं।
एक आप लोग इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना चाहते हो ना, तो सबसे पहले क्या करोगे, इसके अभाज्य गुणनखंड करना जरूरी है कि अभाज्य गुणन करना जरूरी है। अभाज्य गुणन आप लोग सिंपल सा कर सकते हो कि भाई इसका टुकड़ा 6 गुना 2 हो गया और इसका टुकड़ा जो हो गया वो 2 गुना 3 हो गया, मतलब 2 की घात 2 इंटू 3 की घात 1 इसका अभाज्य टुकड़ा हो गया। ठीक है, 4 तिया 12। अब आप लोग 15 के अभाज्य गुणन करते हो, अभाज्य गुणन करते हो तो 15 के अभाज्य गुणन होंगे वो 3 की घात 1 इंटू 5 की घात 1 हो गया। अब यहाँ पे देखते हो तो यदि आप लोग को एचसीएफ निकालना है तो सबसे पहले क्या देखनी पड़ेगी, कॉमन, और कॉमन घात ये कॉमन घात, तो मतलब इसका जो एचसीएफ हो जाएगा किसका, 12 और 15 का, वो तो हो जाएगा आप लोग का 3। लेकिन यदि आप लोग को एलसीएम निकालना है ना, तो एलसीएम में देखो 2 की घात 2 भी आएगा, 3 की घात 1 भी आएगा और 5 की घात 1 भी आएगा। मतलब आप लोग देखोगे तो ये आप लोग का 15 आ जाएगा इंटू का 4, ठीक है, ये आ जाएगा 60। 60 जो आ जाएगा इसका क्या आ जाएगा, वो एलसीएम आ जाएगा। बात समझ में आई। उबेनिस्ट जो हमेशा हम लोग बात करते हैं